निधि स्टोरी बॉक्स में पहला पॉडकास्ट, वो भी मनी के बारे में। जी हाँ, 25 से 30 हज़ार कमाने वाले बिल्कुल भी ना घबराएं। अब उनके सपने भी हो सकते हैं एक स्ट्रैटेजी के साथ पूरे। जी हाँ, वीडियो ज़रूर देखें, आपके काम का है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आजकल के बच्चे हैं, स्टार्ट उम्र होती है और फिर वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जॉब करना शुरू कर देते हैं। 25-30 हज़ार 35 हज़ार कमाना शुरू कर देते हैं। उनके लिए क्या एडवाइस है बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट और फाइनेंशियल कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर, कि किस तरीके से वो अपनी इस मनी को एक सही तरीके से चैनलाइज कर पाए। इसके लिए आप उन्हें क्या एडवाइस दोगे? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। ग्रेजुएशन के बाद जब बच्चे अपना करियर स्टार्ट करते हैं किसी एमएनसी में या किसी प्राइवेट कंपनी में या फैक्ट्री में या कोई भी उनको प्लेसमेंट मिलती है आफ्टर ग्रेजुएशन, तो उनको अपने फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जानना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी के बेस पे उनकी आने वाली लाइफ जो फ्यूचर होता है वो डिपेंड करता है कि whether they will be happily live with that without any financial problem. फाइनेंशियल फ्रीडम जो है आज की डेट में सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई बच्चा हो। तो आजकल तो वैसे पेरेंट्स जो है अपने बच्चे के लिए शुरुआती तौर पे ही अपनी कोई एलआईसी लेता है, कोई म्यूचुअल फंड लेता है, कोई एसआईपी कराता है, या कोई अपना एनएससी लेता है, पोस्ट सर्विस सेविंग्स स्कीम जाता है, या सुकन्या लेते हैं। कई तरह की गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिसमें सेविंग्स को प्रमोट किया जा रहा था। पर अभी जो रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट हुए हैं जिसमें गवर्नमेंट ने सेविंग्स को प्रमोट करना कम कर दिया है और वो इन्वेस्टमेंट में और अपने जो सेल्फ डेवलपमेंट में, स्किल डेवलपमेंट में या स्टार्टअप पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो उसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है। जो आज की डेट में बच्चे जानना चाहते हैं फाइनेंशियल की बुक्स के बारे में या फाइनेंशियल के बारे में, उनके पास कम से कम 3 से 4 तरह की सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, चाहे वो किसी तरह से भी हो। कई लोग तो अपने एसआईपी करते हैं, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है अपने पैसे की, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन में। कुछ लोग अपना इन्वेस्टमेंट ही करते रहते हैं। एक 25-30 हज़ार 35 हज़ार कमाने वाला बच्चा किस तरीके से, कौन सी बेस्ट ऑप्शन रहेगी उसके लिए? एडवाइस करूँगा कि बच्चा जो है ऐसे में कम से कम 40% का अपना इन्वेस्टमेंट रखे। अपने उस पर डिपेंड करता है कि उसका क्या गोल है। गोल डिसाइड करना ज़रूरी होता है कि हम क्या गोल चाहते हैं। अगर वो मैरिड है तो उसके लिए एसआईपी ज़रूरी है अपने ओल्ड एज के लिए। अगर उनका छोटा बच्चा है, उसको हायर एजुकेशन चाहिए, तो भी एसआईपी अच्छी है किसी अच्छी। अगर उसका अपना मकान है तो ठीक है, अगर अपना मकान नहीं है तो उसको अपने मकान के लिए भी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि रोटी कपड़ा मकान तो पहले ही होता है। तो सबसे पहले तो वो अपने मकान के बारे में सोचता है, तो मकान के लिए उसको अपने छोटे फ्लैट की या अपने कोई लैंड की अपनी इन्वेस्टमेंट करनी ज़रूरी है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति लोन लेता है, होम लोन लेता है। मान लीजिए उसने 15 लाख या 20 लाख की प्रॉपर्टी ली, ठीक है ना, कुछ पैसे जमा करके उसने लोन भी ले लिया और उसको 6 साल में पे कर दिया। 29-30 साल में शादी करता है, ठीक है, तो 6 साल पे करने के बाद उसकी जो इंस्टॉलमेंट होती है वो ऑलमोस्ट उसका जो लोन का पेमेंट होता है वो थोड़ा सा सैलरी भी बढ़ जाती है और उसको लोन का अमाउंट भी कम लगता है, ठीक है ना, और उसको बाकी खर्चे करने में, मीट करने में आसानी भी रहती है। इसके अलावा एसआईपी भी जरूरी होती है। अगर आप एसआईपी ले लेते हो, 3-4 तरह की एसआईपी ले लेते हो, चाहे वो 500 रुपए की हो, 1000 रुपए की हो, तो उसमें भी आप कर सकते हो। क्योंकि आज के ज़माने में मिडिल क्लास लोगों के लिए फाइनेंशियल मैटर के बारे में नॉलेज ज़्यादा होना जरूरी है। अगर जो है वो आप आज की डेट में डायरेक्ट इनकम में, जो रेगुलर इनकम होती है, डायरेक्ट इनकम होती है, उसके अलावा वो 1-2 पैसिव इनकम के बारे में भी सोचते हैं ताकि उनके बाकी खर्चों की जो जरूरतें हैं वो पूरी कर सकें। मुझे तो यही लगता है एज एन बीइंग ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट और एज ए कंसल्टेंट रहता भी रहता हूँ, तो फाइनेंशियल नीड्स को मीट ना करने से कई कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। इमोशनल ब्रेकडाउन बंदा हो जाता है, ठीक है ना, अपनी मैरिज लाइफ को हैप्पीली जी नहीं पाता है। तीसरा जो है आपका उसका अगर बेसिक ग्राउंड्स में उसके पास मकान नहीं है तो उसको हैवी एक्सपेंडिचर बियर करने पड़ते हैं जो चीज़ की इनकम से कम होता है। जरूरी है कि एक मिडिल क्लास के व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो उस पर जरूर ध्यान दे। और आजकल मैं कुछ और भी चीज़ें देख रहा था तो मुझे जो पता चली है, जैसे
एनएफटी हो गया, एनएफटी भी एक कॉन्सेप्ट आया आजकल, नॉन फंगिबल टोकन्स के बारे में बताया जा रहा है, और आपके क्रिप्टो के बारे में, बिटकॉइन के बारे में बताया जा रहा है। प्रॉपर्टी के बाद जो है जो रिटर्न देता है वो आपका एसआईपी ही देता है, या म्यूचुअल फंड ही देता है, या कोई ऐसी एनएफटी वगैरह में या एनएफटी वगैरह में जो पैसा लगा के रखते हैं इंडेक्स में, जिनकी अपनी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होती है, उन्हीं को बेनिफिट मिल पा रहा है, बाकी को मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि रिटर्न जो उसकी वो 15% के आसपास देता है, जबकि वो और बैंकों से या और इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा अच्छी होती है। तो वो प्रॉपर्टी के बाद वही है। तो भी बच्चों को भी इन फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में अवेयरनेस होना जरूरी होता है, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में इजी रखें, बहुत जरूरी है। तो मेरे को जरूरी लगता है, और जितने भी आज की डेट में इकोनॉमी डेवलप कर रही है वो सिर्फ 3 चीज़ों से हो रही है, नॉर्मल बिजनेस से नहीं हो पाता है। फाइनेंशियल मार्केट ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमको आगे आने में अपनी लाइफ को, अपनी सोशल लाइफ को सर्वाइव करने में, स्टेबल बनाने में, या अपनी इमेज बिल्डिंग में, ब्रांडिंग करने में हेल्प करता है।